अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री की ट्यूटर मोमिना शेख और हम कल जो है अपना केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली। कल हमने पढ़ा केमिस्ट्री को किस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, किस तरह से वो यूज़फुल है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और किस किस जगह पे हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं उसको समझते हैं, और उसी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हम इस चैप्टर में और अपनी इस बुक में स्टडी करेंगे। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विच इज़ स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री मैंने आपको कल भी बताया था ये बात कि स्टोइकियोमेट्री जो है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। स्टोकियोन मीन्स element and metry means measure. It means कि हम इस चैप्टर में अपने एलिमेंट की मेजरमेंट को पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टर्म्स लाइक मोल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयनिक मास, कंपाउंड, एवोगैड्रोस नंबर एंड मैनी मच। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आज जो हम स्टडी करेंगे उससे रिलेटेड जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो है इंटरप्रेट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्टिंग मोल्स, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स, masses and volumes of gases at STP. STP is standard temperature and प्रेशर, यानी कि हमने अपने जो भी रिएक्शंस करवाने हैं उनके लिए हमें एक टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ता है विच आर एक्चुअली द कंडीशंस फॉर एनी रिएक्शन। उस पर हम अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इन रेफरेंस टू मोल्स, पार्टिकल्स, मैसेस और वॉल्यूम्स स्टडी करेंगे। तो दैट इज़ द इंट्रोडक्शन कि हम अपने आज वाले टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सो Stoichiometry, the definition is the study of relative amounts of substances in a chemical reaction. यानी कि हमें केमिकल रिएक्शन दे दी है, उसमें हम अपनी रिलेटिव अमाउंट्स को जो स्टडी करते हैं सब्सटेंसेस की, दैट इज स्टोइकियोमेट्री। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्टेंट है दैट रिएक्ट विद अनदर रिएक्टेंट, और फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी सी और डी। अब आपने नोट किया होगा कि मैंने कुछ इसमें कैपिटल और कुछ इसमें स्मॉल लिखे हैं। अब कैपिटल और स्मॉल लिखने का मकसद ये कि आप लोगों को क्लियर हो जाए जो बात मैं बताने जा रही हूँ। अब इसमें जो ए और बी है दैट इज एक्चुअली रिएक्टेंट्स, और जो सी और डी है वो क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम अपने रिएक्शन को कर रहे होते हैं तो हमारे राइट साइड पे प्रोडक्ट और लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स आते हैं, और जो स्मॉल में हमने लिए हुए हैं उसको हम नंबर ऑफ मोल्स भी, और अगर हम स्टोइकियोमेट्री में बात करें तो हम इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक हो गया। तो आपने रिएक्शन देखा, लेफ्ट साइड पे हम रिएक्टेंट्स लेते हैं, राइट साइड पे हम प्रोडक्ट्स लेते हैं। ए और बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर एक्चुअली द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, जो कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकते हैं जितने भी हमने अपने रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स यूज़ किए हुए होंगे। तो ये हमारे पास एक स्टोइकियोमेट्री है। इसी तरह से रिलेटेड इसमें आप कोई भी रिएक्टेंट पुट कर दें, उन्हीं रिएक्शंस को हम आगे स्टडी करते हुए चलेंगे। The amounts of reactants and products in a balanced chemical equations are called stoichiometric amounts। यानी कि जो भी हम amounts ले रहे हैं अपने reactions में उनको हम क्या कहते हैं, stoichiometric amounts। तो that is the general example। अब बच्चों जो हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं वो कहाँ पे हमें हेल्प करता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। कल भी हमने इसको डिटेल में स्टडी किया था कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट के लिए विद रेफरेंस टू रिएक्टेंट और आर प्रोडक्ट हम जो है ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं। इसके अलावा हमने किसी भी प्रोडक्ट की यील्ड फाइंड करनी हो तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो दैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दैट टॉपिक। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर, कंडीशंस टू स्टडी स्टोइकियोमेट्री।
अब आप कहें कि अगर हम कोई भी रिएक्शन 50 डिग्री सेल्सियस पे करवा रहे हैं तो क्या वो हो जाएगा? अगर हमने कोई भी अपना लिया है कंटेनर विदाउट पिस्टन के, कोई कंडीशंस ही नहीं प्रोवाइड की कि जो भी रिएक्टेंट हम डाल रहे हैं प्रोडक्ट बने जा रहा है, गैसेस निकली जा रही हैं, तो वो रिएक्शन हो सकता है? नो। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं और फिर हमारी स्टोइकियोमेट्री जो है वो बाउंड हो जाती है कुछ कंडीशंस पर। उन कंडीशंस को अगर ना फॉलो किया जाए तो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम कंडीशंस देखें टू स्टडी स्टोइकियोमेट्री, तो उसमें सबसे पहले क्या कंडीशन है? ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी कि हम जो भी रिएक्टेंट्स ले रहे हैं वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाना चाहिए इनटू द प्रोडक्ट। अगर वो कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता प्रोडक्ट में तो हमारी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं और हमारी स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट है वो रॉन्ग हो जाएंगी, जिस पे क्या होगा? हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस रॉन्ग हो जाएगा, जिस पे क्या होगा? हमारी यील्ड गलत आएगी। तो इस तरह तो पूरा प्रोसेस हमारा गलत हो गया। तो सबसे पहली कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है कि रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएं इनटू द प्रोडक्ट्स। सेकेंड इज नो साइड रिएक्शन अकर्स। नो साइड रिएक्शन अकर्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन होता है और इसकी बाय प्रोडक्ट बन रही है, और बाय प्रोडक्ट जो है वो फॉर एग्जांपल वो गैस है, इवेपोरेट हो गई। इसका मतलब ये है कि जो आपने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ली थी और जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि आधी तो गैस में इवेपोरेट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि इस पर भी, इस कंडीशन पर भी हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो आपने ख्याल रखना है कि जो भी रिएक्शन जिसकी हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन फाइंड कर रहे हैं उसमें कोई साइड रिएक्शन ना हो रहा हो। नेक्स्ट हमारा आता है वाइल डूइंग कैलकुलेशंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड the law of definite proportion must be obeyed। तो बच्चों ये दो चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। नाम से ही पता लग रहा है कि मास को कंजर्व करने वाला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम थोड़ा इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करते हैं। ये है कि हमारे पास जो एलिमेंट हम रिएक्टेंट में लेते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, और वही एलिमेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो है द मास शुड बी सेम। और वो सेम तभी होगा जब कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा होगा। वो मास तभी सेम होगा जब हमारे रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहे होंगे इनटू द प्रोडक्ट। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए, यानी कि एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, एट द स्टार्ट और एट द एंड क्या होने चाहिए? सेम। तभी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ओबे होगा। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमें क्या कहता है कि जो भी हमने एलिमेंट ली है जो कि एक कंपाउंड को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, उसको बना रहा है, दैट इज़ प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशो। और फिक्स्ड रेशो तभी होती है जब हम अपनी पहली और दूसरी कंडीशन को फॉलो कर रहे हो। तो हमारी कुछ कंडीशंस हैं, आपने इस बात को याद रखना है, क्योंकि अगर हम कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो स्टोइकियोमेट्री पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है और स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कंडीशंस आपने ख्याल रखना है। इन फ्यूचर भी जब लैब में भी जाके परफॉर्म करेंगे एंड यू आर गोइंग टू फाइंड द यील्ड ऑफ दैट प्रोडक्ट जो भी हम बना रहे हैं, तो दैट कंडीशंस मस्ट बी फॉलोड। नेक्स्ट हमारे पास है, क्योंकि हमने इस पूरे चैप्टर में अपनी मोल और एवोगैड्रोस नंबर को ही पढ़ना है, तो उसकी बेसिक्स, उसकी डेफिनेशन, उसको होता क्या है वो सब हमें पता होना चाहिए, ताकि हम जाके जब मैंने आपसे बार बार मोल का वर्ड यूज़ करना है या फिर एवोगैड्रोस नंबर का वर्ड यूज़ करना है तो आपको पता हो कि असल में ये है क्या, कि ये टीचर जो बोली जा रही है बार बार मोल और एवोगैड्रोस नंबर, वो असल में है चीज़ क्या। तो बच्चों मोल क्या होता है? द एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास and molecular mass of a substance expressed in grams is called mole। तो अगर हम मोल की बात करें, एटॉमिक मास, और आपको पता है एटॉमिक मास बच्चों किसका होगा? किसी भी एटम का होगा। मॉलिक्यूलर मास जो कि किसका होगा? किसी भी मॉलिक्यूल का होगा। और फॉर्मूला मास जो कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का होगा।
ये आपको बताने का मकसद यही है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि फार्मूला मैथ्स का वर्ड किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, मॉलिक्यूलर मैथ्स का वर्ड किसके लिए यूज़ किया जा रहा है और एटॉमिक मैथ्स का वर्ड किसके लिए यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन में जो आप एक और ऐड कर लें, दैट इज आयनिक मैथ्स, जो कि किसका होगा, किसी भी आयनिक स्पीशी का होगा। ठीक हो गया। एटॉमिक मैथ्स में अगर हम एग्जांपल ले लें तो एटॉमिक मैथ्स में फॉर एग्जांपल एक ही एटम लेना है, क्योंकि एटम जो है वो एक ही होता है। अगर वो एक से ज़्यादा हो जाए तो बच्चों वो मॉलिक्यूल बन जाता है, और अगर हम उसमें कोई और एटम ऐड कर दें तो वो हमारे पास कंपाउंड बन जाता है, और अगर हम आइंस उसमें ले आएँ तो वो आयनिक स्पीशी और आयनिक कंपाउंड बन जाता है। तो एटम में हम बात करेंगे किसी भी सिंगल एटम की। तो मैंने आपके सामने ले लिए ऑक्सीजन एटम, ठीक हो गया। और अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल में हम ले लेते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अगर हम फार्मूला मैथ्स की बात करें तो वेरी कॉमन कंपाउंड जो आप आयनिक कंपाउंड हमारे घरों में भी नॉर्मली यूज़ हो रहा होता है, आपने गौर किया होगा, विच इज़ सॉल्ट। तो सॉल्ट हमारे पास कौन सा यूज़ होता है, कॉमन सॉल्ट NaCl, क्योंकि ये आइंस होते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव आइंस और दैट इज़ नेगेटिव आइन, कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हम ऊपर अपने जो है वो आइंस नहीं लिखते हैं, दैट इज़ आयनिक कंपाउंड। और आयनिक मैस, आयनिक स्पीशी, अगर इसको अलग अलग लिख दें, लाइक इसको मैं सिर्फ Na+ लिख दूँ तो ये हमारे पास एक आयनिक स्पीशी यानी कि एक सिंगुलर आइन की स्पीशी है, सिंगुलर आइन है तो उसका आयनिक मैस होगा। अगर अब इसके फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ, उसका एटॉमिक मास क्या होता है ऑक्सीजन का, आप सबको पता है और आपको पता होना भी चाहिए। अगर नहीं भी पता तो बच्चों आप लोगों ने ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि बार बार पढ़ते जाओगे, दैट इज़ 16 ग्राम्स। अब इस फॉर्मूला, इस डेफिनेशन में जो आपको बात बताई गई है वो ये है, द एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अब मैंने इसको किस में एक्सप्रेस कर दिया है, 1 ग्राम में। जब मैंने इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है तो दैट विल बिकम 1 मोल। अब आपको मेरी बात शायद समझ आई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के मास को इन ग्राम्स ले रहे हैं, या किसी भी मॉलिक्यूल के मास को इन ग्राम्स ले रहे हैं, किसी भी आयनिक स्पीशी के मास को इन ग्राम्स ले रहे हैं, तो हमारे पास 1 मोल के इक्वल होता है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज 1 मोल। इसी तरह ही हम अगर ऑक्सीजन का लें तो दैट विल बिकम 32 ग्राम्स, तो ये 1 मोल के इक्वल होगा। इसी तरह ही Na और Cl का अगर हम लें मैस तो ये भी 1 मोल के इक्वल होगा, और अगर हम इसका मैस लें तो ये भी 1 मोल के इक्वल होगा। तो द एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो हम उसको कहते हैं 1 मोल। ठीक हो गया। तो मोल का आपको समझ आ गया। इन फ्यूचर भी जब मोल का वर्ड यूज़ होगा तो आपको पता होना चाहिए कि मोल का वर्ड मैं तब यूज़ करूँगी जब किसी भी स्पीशी का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या आयनिक मास ग्राम्स में रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इस बात को लेकर, अपना माइंड क्लियर रखना है कि मोल एक्चुअली है क्या। अब दूसरा वर्ड जो बार बार हम इस चैप्टर में पढ़ते रहेंगे और आप बार बार सुनते रहेंगे और न्यूमेरिकल्स भी इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे, वो आता है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। अब बच्चों एवोगैड्रोस नंबर में आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि एवोगैड्रोस को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। अब क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता जब आप कैलकुलेशंस कर रहे होते कि आप पूरा का पूरा एवोगैड्रोस नंबर का वर्ड लिखने बैठो, तो हम सिंपली उसको Na से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक हो गया। जब हमने उसको Na से रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी क्योंकि इसको बनाने का तो कोई पर्पस है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये वैल्यू तो दे दी है, लेकिन अब हमने इसको मोल के साथ कैसे कनेक्ट करना है, इसीलिए मोल और एवोगैड्रोस का नंबर मेरा आपको साथ बताने का मकसद ये था कि आपको एवोगैड्रोस नंबर और मोल साथ ही क्लियर हो जाए कि हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है और इन दोनों को रिलेट कैसे करना है। अब एवोगैड्रोस नंबर में आपको पता लग गया कि 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक हो गया, इसको हम पार्टिकल्स लिख लेते हैं। अब इन पार्टिकल्स को आपने कैसे सेपरेट करना है वो किस पर डिपेंड करेगा, इस एटम पे, मॉलिक्यूल पे, आयनिक कंपाउंड पे और आयनिक स्पीशी पे।
द नंबर ऑफ एटम्स, अब एटम्स किसके होंगे, जो हम एटम ले रहे हैं, आयंस किसके होंगे, जो हम आयनिक स्पीशी ले रहे हैं और आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, जिसमें हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं या फिर हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं या नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे अगर हम एक एटम की बात करें तो हम आगे लिख लेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। अगर हम इसकी बात करें तो हम लिख लेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर हम अपनी आयनिक कंपाउंड की बात करें तो हम लिख लेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस। और अगर हम बात कर रहे हैं अपने आयनिक स्पीशी तो उसके लिए भी हम यही यूज़ करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस। ठीक हो गया। तो अब आपने एवोगैड्रोस नंबर और अपने मोल को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मोल होता है दैट एनी ऑफ द सब्सटेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो हम उसको कहते हैं 1 मोल। और 1 मोल के अंदर जब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ईदर इन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, तो हम उसको कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो आपने इन दोनों बातों का ख्याल रखना है और जब भी ये टर्म्स यूज़ होनी है तो आपने इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि अपना माइंड क्लियर रखना है कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है और हमारे पास जो मोल हम यूज़ कर रहे हैं वो मोल का वर्ड, उसका सर में बताने का पर्पस क्या है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाती है मोल रेशियोज, द रेशियो ऑफ आयन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। अब बच्चों हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर हम वापस आते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने ब्रेक से पहले डिस्कस किया था मोल और एवोगैड्रोस नंबर को, उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। अब हमारे जो नेक्स्ट हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, हमने जो अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ख्याल रखना है वो सब हमने मोल रेशोज़ को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करना है, मोल रेशोज़ का ख्याल रखना है। अब इसको फाइंड किस तरह किया जाता है, इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स का पता होना चाहिए, जैसे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखती हूँ और उसके थ्रू हम फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स उस तरह कैसे मोल रेशियोज निकालते हैं। इससे पहले आपके सामने एक जनरल एग्जांपल ली थी, अब एक प्रॉपर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, 2H2 plus O2 when react so it forms 2 water molecules। अब पहले भी आपको ये बात बताइए कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है दैट इज़ रिएक्टेंट, और जो हमारे पास वाटर बन रहा है दैट इज़ प्रोडक्ट। और जो बच्चों किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड पे नंबर लिखा हुआ होता है वो हमारे पास क्या था, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, और उसको हम मोल भी कह सकते हैं। तो हमारे पास ये जो 2 है दैट इज़ मोल, और ये जो हमारे पास 2 बन रहा है दैट इज़ मोल। अब आपने देखा होगा कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन reacts to form 2 moles of water। तो मोल रेशियो जो हम फाइंड कर रहे थे कि रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, वो हम इस तरह से करते हैं, लेकिन ये तो मैंने आपको एक बेसिक्स एग्जांपल दी है कि जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसमें से आपसे क्वेश्चन बना के पूछूं, या हम क्वेश्चन बनाते हैं कि अगर आपको दे दिया जाए फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को हम क्या ले लेते हैं एक्सेस में, तो सिर्फ हम हाइड्रोजन की बात करेंगे और साथ में हम वाटर की बात करेंगे। पहले तो हम 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ले रहे थे, अब अगर हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं तो कितने अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो फॉर्म होगा। तो बच्चों आप लोगों ने जो बेसिक उसका रिएक्शन हमने पहले किया कि अगर हम 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हैं जो कि 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तो वो कितने मोल ऑफ वाटर फॉर्म करेगा, 1।
तो ये बात आपने याद रखनी है। इस तरह से जो है ना हम कंपैरिजन फाइंड करके, दोनों की रेशियो फाइंड करके कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट्स और द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ फाइंड करते हैं। अब अगर मैं आपके पास ले लूँ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो वो कितने मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म करेगा? 3 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक हो गया। तो इससे आपने याद रखना है, क्योंकि हमने इधर ऑक्सीजन को एक्सेस में ले लिया था। अब अगर हम हाइड्रोजन को एक्सेस में ले लें और ऑक्सीजन के साथ कंपैरिजन करें वाटर का, तो फिर हमें क्या पता लगेगा कि अगर पहले 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म कर रहे थे, तो अगर हम अब हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लें तो वो कितने मोल ऑफ वाटर फॉर्म करेंगे? उसका डबल, तो दैट विल बिकम 1। और अगर हम 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ले लें तो वो कितने मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म करेंगे? 6 मोल्स। तो दिस इज एक्चुअली द मोल रेशियो बिटवीन द टू ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, बिटवीन द टू ऑफ द सब्सटेंसेस। तो हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस असल में हमें हेल्प इस तरह करती है कि अगर हमें किसी रिएक्टेंट की गिवन हो तो हम किस तरह से प्रोडक्ट की फाइंड कर सकते हैं, और प्रोडक्ट को देखते हुए हम रिएक्टेंट देख सकते हैं कि वो कितनी नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हैं। अब बच्चों हमारे पास जो क्वांटिटीज़ आती हैं ना, हम कोई भी जब क्वांटिटी लेते हैं तो हमारे पास क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। दैट कैन बी वॉल्यूम, that can be mass, that can be moles। ये आप आगे जाके जो है ना वो पढ़ते रहेंगे और आपको पता लगता रहेगा कि किस तरह से हम अपने जो आगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है वो मैस में भी होगी, वो वॉल्यूम में भी होगी, वो मोल्स में भी होगी। तो देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ जो कि यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो दैट इज़ एक्चुअली मोल रेशियो, कि अगर हमें एक रेशियो गिवन हो तो हम किस तरह से दूसरी रेशियो फाइंड कर सकते हैं, या हमें एक रिएक्टेंट गिवन हो तो हम किस तरह से डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट इज़ मोल रेशियो। अब हमारे पास आ जाता है रिलेशनशिप टू स्टडी। अब इसमें डिफरेंट रिलेशनशिप्स है। अगर हम एक कंपैरिजन करके देखें तो एक साइड पे ले लेते हैं रिएक्टेंट और दूसरी साइड पे ले लेते हैं प्रोडक्ट। मैस मैस रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर हमें मैस ऑफ रिएक्टेंट गिवन हो तो हम मैस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हमें हेल्प करती हैं कि हम किस तरह से दो रिलेशनशिप दो क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए कैसे हम अपनी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम कैसे, हमें अगर वॉल्यूम में गिवन है तो हम कैसे मोल में फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि हमने अपनी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड हो, जो कंडीशंस जिनके अंडर वो स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन होता है वही हो, आगे पीछे ना, अदरवाइज वी कांट सॉल्व दीज कैलकुलेशंस। फिर हमारे पास आता है अगर हमें मोल रिएक्टेंट मोल में गिवन हो तो हम उसका मोल में प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और तीसरा रिलेशनशिप आता है अगर हमें मोल में रिएक्टेंट गिवन हो तो हम मैस में प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर अगर हमें मोल में रिएक्टेंट गिवन हो तो हम वॉल्यूम में प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट इज़ आवर डिफरेंट रिलेशनशिप्स जो है वो दिए गए हैं कि हम अपनी कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सके। बच्चों दिस इज़ द एक्चुअली इंट्रोडक्शन। अब हम डिटेल में आगे जाएंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब आपको एक रिलेशनशिप समझाती हूँ। अगर हम मैस रिलेशनशिप को लें, अपनी इसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि अगर हमने 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिए और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिए हैं और फिर हमने 2 मोल्स ऑफ वाटर उससे फॉर्म हो गया, विच इज़ द बेसिक रिएक्शन के हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो। अगर मैं आपके सामने ये रिएक्शन लिख देती H2 + O2 और साथ में AH2O, तो बच्चों आप लोग देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं, लेकिन इधर हाइड्रोजन के तो 2 हैं, ये तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का ये 1 है। इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो जो अगर हमारे पास इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी उसमें हम अपना स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसीलिए जब मैंने ये रिएक्शन इस तरह लिखा तो मैंने दोनों तरफ नंबर ऑफ़ मोल्स को सेटिस्फाई किया ताकि हमारे नंबर ऑफ़ एटम्स सेम हो, और हमारे नंबर ऑफ़ एटम्स सेम होंगे तब भी हम अपनी जो प्रोडक्ट है या फिर जो हम अपनी कैलकुलेशन है उसको कर सकते हैं। अब अगर हम मैस रिलेशनशिप की तरफ आए, अब 2H2 + 2O2 जिस 2H2O बना,
हम 2O2 नहीं लेंगे, फिर हमारी कैलकुलेशन बड़ी लंबी चली जाएगी दोनों तरफ बैलेंस करते हुए। तो इसलिए हमने इधर सिंगल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लिया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर हम इसकी कैलकुलेशंस करें तो बच्चों आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हम चैप्टर करने जा रहे हैं, इस चैप्टर को करने से पहले आपने अपने मैसेज जो है, एटॉमिक मैसेज डिफरेंट एलिमेंट्स के जो बार बार यूज़ होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक मैसेज याद कर लेने, ताकि जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो या चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको बार बार जाके पीरियोडिक टेबल ना खोलना पड़े। तो ये हमारे पास है हाइड्रोजन। अब बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है दैट इज़ 1 और इसके साथ जो हमें एटम्स गिवन है दैट आर 2। ठीक हो गया, ये 2 है और हमारे पास जो साथ में नंबर ऑफ मोल्स गिवन है दैट आर 2। और अगर हम फिर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में हमारे पास ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक मास होता है बच्चों, इसको याद कर लेना, दैट इज़ 16। अब इधर हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक हो गया, ये हमारी बात हो रही थी रिएक्टेंट्स की। अब अगर हम प्रोडक्ट्स की तरफ चलें तो प्रोडक्ट में हमें पता होना चाहिए कि 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 1 और ये हमें 2 एटम्स गिवन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16 और फिर इस टोटल को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक हो गया, अब हम इसकी फर्दर आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चों ये 2 2s are 4 हो जाएगा और ये 16 2s are 32 हो जाएगा और जब हमने इन दोनों को प्लस किए तो ये बन जाएगा 36 ग्राम्स, क्योंकि हम इसको मोल्स में लेकर जा रहे हैं। और अगर हम इसको सिंपली सिर्फ सिंगल एटॉमिक मास लिखते तो हम इसको AMU में रिप्रेजेंट करते, इसको AMU में रिप्रेजेंट करते, इसको भी हम AMU में रिप्रेजेंट करते। लेकिन अब हम पूरे अपने बात करें एक मोल की तो हम इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे। यही बात आपको बताई थी स्टार्ट में कि आपने अपने एटॉमिक मास में, अपने मॉलिक्यूलर मास में, मोल में कंफ्यूज नहीं होना। यू शुड बी क्लियर अबाउट दीज टर्म्स। तो ये 36 ग्राम्स आ गया। अगर हम दूसरी साइड पे जाएं तो 16 और 2 को प्लस करें दैट विल बिकम 18 और 18 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम 36 ग्राम। तो बच्चों आप ये देखो कि दोनों तरफ जो है वो हमारे मैस जो है वो सेम है। इससे हमें पता लग रहा है कि जो हमने अपनी स्टार्टिंग में रिएक्टेंट लिए थे और जो हमने बाद में प्रोडक्ट लिए वो सेम है। ठीक हो गया, तो इस तरह से जो है ना वो हमारी सेम आती हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, नंबर ऑफ एटम सेम आते हैं, मैथ सेम आता है और इस तरह हमारी पूरी स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। अब अगर हमने मैथ रिलेशनशिप फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने मैस ऑफ ऑक्सीजन लिया है और साथ में हमने मैस ऑफ हाइड्रोजन ले लिया है। तो बच्चों मैस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपको पता है कि कितना है 32 ग्राम्स हम लेंगे और हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो 2 मोल्स हैं तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो बच्चों इस तरह से हम दोनों की रेशो को रखते हुए किसी भी मैथ की हमें गिवन होगी उसमें पुट करेंगे और एन अदर मैथ ऑफ अ सब्सटेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये मैथ रिलेशनशिप है वो फॉलो होता है। अब अगर हमने मोल में जाना हो तो हम क्या करेंगे, फिर अपनी मोल को लेंगे और अपनी मोल और मोल को लेंगे एंड दैट विल हम उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और हम अपनी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स को फाइंड कर लेंगे। और इसी तरह हम डिफरेंट रिलेशनशिप्स को यूज़ करते हुए अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने जो डिस्कस किया अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है आगे जाके, हमने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन, अपने मोल, एवोगैड्रोस नंबर और मोल मैस रिलेशनशिप, मैस रिलेशनशिप को डिस्कस किया, उन कंडीशंस को डिस्कस किया जिनमें हम ये कैलकुलेशन करते हैं। तो आज आपसे जितना बताया गया और पढ़ाया गया उसको आपने अच्छे से पढ़ना है, अपने एटॉमिक मैसेज को याद करना है जितने भी एलिमेंट्स गिवन हैं और हमने आज स्टडी की हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट और कल इंशाल्लाह हम अपने न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे।